जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद हर बार की तरह एक बार फिर से आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। आज हम पढ़ेंगे 13 तारीख के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल में अगर नए नए हैं तो मेरे प्रिय साथियों वीडियो को जो है शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, चलिए आइए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं एक पॉजिटिविटी के साथ। जीतने वाले कभी बहाना नहीं बनाते और बहाना बनाने वाले कभी जीतते नहीं। याद रखिएगा, जीतने वाला कभी जीवन में बहाना नहीं बनाएगा। इसलिए जीवन में जीतना है तो बहाने अगर आ रहे हैं इसका मतलब है रॉन्ग नंबर, मतलब उससे बच के रहिए। ठीक है, चलिए आइए। लास्ट टाइम प्रश्न पूछा गया था 7 सितंबर 2025 को बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए फाइनल में भारत ने किस देश को हराकर एशिया कप जीता था? तो दक्षिण कोरिया को। तो रजत कुर्रे ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, साउथ कोरिया। वेरी गुड रजत, हर बार की तरह बिल्कुल सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित थी? तो ए और डी आंसर सही होगा। 2 नंबर, मतलब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म मतलब कि धर्म के प्रति समर्पण। धर्म क्या है? धर्म है सत्य में असत्य में सत्य की जीत। उसके बाद है अर्थ। अर्थ मतलब पैसा, व्यवसाय करो, व्यापार करो। काम, काम मतलब कि सेक्सुअल लाइफ अच्छी हो। ठीक है, उसके साथ साथ मोक्ष मतलब मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति, अंतिम चरण। उसके बाद है इंद्र, सूर्य, रुद्र और मारुत की पूजा की जाती थी। वेरी गुड, क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर दिया रजत आपने। मैंने देख लिया आपका आंसर, ए और डी बिल्कुल सही आंसर है। चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तथा आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की अवधारणा का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल में हुआ था। वस्तुतः पुरुषार्थ का पूर्ण रूपेण क्रियान्वयन आश्रमों के माध्यम से होता था। ये चारों पुरुषार्थ मानव जीवन के आधार स्तंभ थे जिनकी सफलता आश्रम पर निर्भर करती थी। तात्पर्य है कि जबालोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, ये आश्रम हैं, आश्रम। ठीक है, चलिए इसमें जो चलेगा वो सही में सफल होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को किस राज्य का राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है? पंखा को चला दो तो, है ना, एसी बंद किए हैं तो। महाराष्ट्र, बी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा, महाराष्ट्र। अब ऐसा क्यों? तो सीपी राधाकृष्णन जी जो है महाराष्ट्र के राज्यपाल थे और महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से इन्होंने इस्तीफा दिया था उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए और वो चुनाव जीत गए और राज्यपाल का पद मुक्त हो गया। और क्या नाम है इनका? आचार्य देवव्रत जी जो कि राज्यपाल है गुजरात के, उनको अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है महाराष्ट्र के राज्यपाल के लिए। ठीक है, 22 जुलाई 2019 से ये राज्यपाल है। 1959 में इनका जन्म हुआ था। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल 15 से 19 रह चुके हैं। प्राकृतिक खेती, पर्यावरण संरक्षण का समर्थन करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाते हैं। नशा मुक्ति, गौ संरक्षण, वृक्षारोपण जैसे अभियानों से जुड़े हुए हैं। प्रशासनिक अनुभव के कारण उन्हें दोहरी जिम्मेदारी निभाने योग्य माना गया है। ठीक है, चलें। भारत के संविधान में आर्टिकल 153 में भारत के राज्यपाल का जिक्र है। एक राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। 163 आर्टिकल में राज्यपाल को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगी और ये सिवाय कुछ स्थितियों की जगह विवेकाधिकार की अनुमति इनकी होती है। साथ ही साथ कार्यकारी शक्तियां राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल के नाम से चलती है।
विधायी शक्तियां विधानसभा को बुलाना, स्थगित करना और भंग करना इनका काम हो सकता है। ये काम कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं, विधानसभा ना चलने पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। न्यायिक शक्तियां क्षमादान कर सकते हैं, दंड की माफी दे सकते हैं, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। आपातकालीन शक्तियां हैं इनकी, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। निम्न में से कौन सा मंत्रालय 11 से 13 सितंबर 2025 तक पहला ज्ञान भारतम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है? कौन कर रहा है? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा पांडुलिपि को आगे बढ़ाने के लिए, उसका डिजिटलीकरण करने के लिए, उसमें शोध करने के लिए, उसकी जानकारी लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन 11 से 13 सितंबर तक होगा विज्ञान भवन नई दिल्ली में। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा पांडुलिपि धरोहर के माध्यम से भारत में ज्ञान विरासत का पुनः प्राप्ति करना मुख्य उद्देश्य है। देश विदेश से 1100 से अधिक विद्वान, विशेषज्ञ, संस्थान और सांस्कृतिक कार्यकर्ता इसमें पार्टिसिपेट किए हैं और मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। राष्ट्रव्यापी पांडुलिपि की रजिस्टर बनाई जाएगी जिसका दस्तावेजीकरण किया जाएगा। संरक्षण और पुनर्स्थापना करने के लिए जितने भी पुराने ग्रंथ हैं उनका संरक्षण किया जाएगा, उन्हें पढ़ा जाएगा, उन पे शोध किया जाएगा। डिजिटल करना है मतलब एआई टूल के माध्यम से डिजिटल भंडारण करना है, अनुसंधान प्रकाशन करना है, दुर्लभ पांडुलिपियों का अनुभव का प्रकाशन करना है। विद्वानों को, संरक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्षमता निर्माण के लिए वैश्विक साझेदारी की जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा किया जाएगा पांडुलिपि के प्रसार के लिए। संस्कृति मंत्रालय 2006 में इसकी स्थापना हुई है। अर्जुन राम मेघवाल राज्य मंत्री हैं। केंद्रीय मंत्री श्री किशन रेड्डी जी हैं, ठीक है। भारत की सांस्कृतिक धरोहर को संभालना, कला साहित्य को बेहतर करना, उसे वैश्विक मंच पटल प्रदान करना इनका मुख्य उद्देश्य है। अब हम जानेंगे कि पांडुलिपि क्या है। तो पांडुलिपि का अर्थ है हाथ से लिखा हुआ कोई भी दस्तावेज, जैसे पत्र, ग्रंथ, पुस्तक का प्रारंभिक रूप। पुराने काल में मेरे प्रिय साथियों बहुत सारे अलग अलग पत्रों में पांडुलिपि उकेरी जाती थी, जैसे कि कागज, ताड़पत्र, भोजपत्र, चर्मपत्र मतलब चमड़े का जो पत्र होता है उसमें नरम सतहों पर लिखी जाती है, पांडुलिपि कहलाता है। हस्तलिखित पांडुलिपि होती है। सामग्री में अगर देखें तो ताड़पत्र, भोजपत्र में, कागज में, चर्मपत्र पे जो है पांडुलिपि किए जाते हैं। पांडुलिपि किसी मशीन द्वारा मुद्रित या बनाई सामग्री से भिन्न होती है मेरे प्रिय साथियों। पांडुलिपि में श्रीमद् भगवत गीता भी लिखा गया है, पांडुलिपि में उपनिषद लिखा गया है, ऋग्वेद लिखा गया है, सारी चीजें पांडुलिपि में ही लिखी गई है। पांडुलिपि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखोगे पांडुलिपि, ठीक है। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा शख्स है जो कि एलन मस्क को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? इनका नाम है लैरी एलिसन। लैरी एलिसन, क्या नाम है? लैरी एलिसन। मेरे प्रिय साथियों, ये जो लैरी एलिसन है ओरेकल कंपनी के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं। हाल ही फिलहाल में इनकी कंपनी में उछाल आया और एलन मस्क को इन्होंने पीछे कर दिया, और ये जो उछाल आया है और इन्हें जो नंबर 1 बनाता है उनका आंकड़ा है 393 अरब डॉलर। लैरी एलिसन 1944 में जन्मे न्यूयॉर्क में और ओरेकल कॉरपोरेशन को 1977 में स्टार्ट किया और चेयरमैन भी हैं, अभी सीटीओ भी है, मतलब चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर पद में है, और ये पीछे कर दी हैं एलन मस्क को, ठीक है। डाटाबेस सॉफ्टवेयर और क्लाउड सेवाएं और डेटा एनालिटिक्स और एआई टूल जैसी सेवाएं प्रदान करती है इनकी कंपनी ओरेकल, जो कि 1977 में बना है। कैलिफोर्निया, कहां? कैलिफोर्निया यूएस में जो है इसका मुख्यालय है, याद रहेगा। चलो, भारत में झीलों की नगरी कौन सी है? बताओ कौन सी है? मैं बताता हूं, जिसे हाल ही में रामसर वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी गई है। उदयपुर। उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है, झीलों की नगरी कहा जाता है। और ये क्यों बना है?
तो रामसर साइट के लिए वेटलैंड मान्यता जिसको मिलती है वो जैव विविधता, सतत आजीविका, शहरी जल प्रबंधन, पर्यावरण की किडनी जिसे कहा जाता है, बाढ़ नियंत्रण, प्रदूषण अवशोषण, सांस्कृतिक पहचान में मदद हो, इन सभी विशेषताओं की वजह से झीलों की नगरी उदयपुर को रामसर साइट बनाया जा रहा है। अब भारत में 91 रामसर साइट होंगे और उदयपुर को रामसर साइट का दर्जा मिलेगा और उन्हें संरक्षित करने के लिए टीम पूरा प्रॉपर काम करेगी। अब स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 का अगर हम बात करें तो 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जो राज्य होते हैं, ज्यादा वाले जो राज्य होते हैं, इंदौर पहले नंबर में है, जबलपुर दूसरे नंबर में है और आगरा तीसरे नंबर में, आगरा और सूरत। 3 लाख और 10 लाख के बीच में अमरावती, झांसी, मुरादाबाद तीसरे नंबर में कोई नहीं है। 3 लाख से कम देवास, परवाणु, ठीक है। देखो तो परवाणु और अंगुल कहां है, आप लोग बताना, वैसे ये नहीं पूछेगा। रामसर साइट 91 हो गई है, एशिया में सबसे अधिक है और विश्व में तीसरा नंबर है। कुल फंड संकलन जो है 1.55 लाख करोड़ रुपए मिल रहा है। मिशन अमृत सरोवर, मिशन लाइफ, एक पेड़ मां के नाम, ये प्रमुख अभियान चलाए जा रहे हैं। आगामी लक्ष्य है सेवा पर्व 17 सितंबर से 2 अक्टूबर मनाया जाएगा। 75 करोड़ पौधारोपण लगाया जाएगा और 75 नगर वनों का विकास किया जाएगा। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिससे आप देख सकते हैं भारत में कौन कौन से रामसर साइट है। 20 और 21 सितंबर को लद्दाख में जास्कर महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? जास्कर महोत्सव, आप सभी को पता होगा कि हिमालय जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रिय साथियों, तो हिमालय में हम ट्रांस हिमालय की चर्चा करते हैं और ट्रांस हिमालय में हम 3 भाग पढ़ते हैं। एक है काराकोरम, दूसरा है लद्दाख और तीसरा है आपका जास्कर। ये जास्कर क्षेत्र लद्दाख में स्थित, जम्मू कश्मीर के पास आ गया लेकिन ऊपर कर लीजिएगा इसको, जास्कर क्षेत्र में जास्कर पर्व का 10वां संस्करण मनाया जाएगा। बहुत ही पुरानी परंपराओं से ये चलता हुआ आ रहा है, लेकिन मुख्य रूप से वैश्विक पटल में अगर हम इसकी नजर डालें तो 10वां संस्करण इसका मनाया जा रहा है 20 से 21 सितंबर लद्दाख में। और इसमें बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, दूरस्थ संस्कृति, डांस होंगे, यहां मतलब नृत्य होंगे, वो सारी चीजें यहां कराई जाएगी। ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को बेहतर जो है आपका आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अब लद्दाख में होने वाले पर्व की चर्चा करें तो सबसे पहला है हेमिस उत्सव। हेमिस मठ जून जुलाई में होता है। गुरु पद्म संभव की जयंती पर आयोजित किया जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक माना जाता है इन्हें। मुखौटा नृत्य होता है, चाम डांस बोलते हैं इसको। रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर पारंपरिक डांस करते हैं, संगीत गाते हैं, डांस। ठीक है। लोसार दिसंबर जनवरी में होता है। तिब्बती नव वर्ष है, नया साल, बुरी आत्माओं को भगाना होता है, खुशहाली का स्वागत किया जाता है। ठीक है, बुरी आत्मा आपके आसपास दिखेगी तो उसको बिल्कुल भगा देना। लोक नृत्य होता है, धार्मिक अनुष्ठान होता है, घर सजाना करते हैं। लद्दाख महोत्सव सितंबर में होता है, लेह में होता है। लद्दाख की सांस्कृतिक धरोहर का प्रदर्शन किया जाता है, पोलो मैच खेला जाता है, लोकगीत गाया जाता है, नृत्य किया जाता है और हस्तशिल्प के प्रदर्शनी की जाती है और उसे बेचा भी जाता है, उससे उनकी आय भी होती है। प्यांग महोत्सव, प्यांग उत्सव जो है वो प्यांग मठ में होता है जून जुलाई में। लद्दाख में बौद्ध भिक्षुओं का मुखौटा नृत्य होता है, धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है। दोस मोचे फेस्टिवल जो है फरवरी में होता है। लेह और लिकिर मठ में बुरी शक्तियों को दूर करने के लिए विशेष अनुष्ठान होता है। अगर आपके ऊपर कोई बुरी शक्ति चढ़ गई होगी तो जाओ, दोस मोचे बनाना फरवरी में होगा, लद्दाख जाओ। तकतोके उत्सव, टिकटॉक मत बोल देना मेरे प्रिय साथियों, कोई टिकटॉक नहीं बोलेगा, याद रखना। तकतोके यानी तकतोक मठ में होता है जुलाई अगस्त में। गुफा मठ में मुखौटा नृत्य, धार्मिक प्रदर्शन होता है। याद रखिएगा, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, सिर्फ निमोनिक टेक्निक्स बताता हूं, निमोनिक टेक्निक्स यूज करता हूं जिससे आपको याद हो जाए। तकतोके महोत्सव, ठीक है, परीक्षा में पूछ दिया तो बना लोगे। सिंधु दर्शन महोत्सव लेह में होता है, सिंधु नदी के किनारे में। जून में सिंधु नदी के उत्सव पर मनाया जाता है। सांस्कृतिक आपका प्रस्तुति होता है, धार्मिक अनुष्ठान होता है। तकतोके महोत्सव
चलो रिवीजन करते हैं। 6.5% 9 से जाकर जीडीपी जो है 6.9% हो रहा है। फिच रेटिंग्स ने इसको सितंबर माह में निकाला है, इसका रेशियो। पटना में जिलों के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 आयोजित कराया गया था। विल टू विन आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के पहले इस वीडियो को लॉन्च किया गया है, जिसमें जो प्रतिभावान बोलता हूं, जो स्टार खिलाड़ियां हैं उनके बारे में वीडियो बनाया गया है। जब जापद नाम का हो रहा है आपका सैन्य अभ्यास, जो कि भारतीय सशस्त्र बल की टुकड़ी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, और ये होगा आपका भारत और क्या बोलते हैं भाई, रूस रवाना होगा। ठीक है, चले आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आप बताइए। सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने। वे तमिलनाडु से चुने जाने वाले उपराष्ट्रपति हैं। उन्हीं से पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तमिलनाडु से उपराष्ट्रपति बने थे। इसका आंसर आपको देना है। आप लोगों के लिए प्रश्न है अगला है, किस आश्रम में रहते हुए मनुष्य को 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता है? बताइए बताइए बताइए। प्री में पूछा है, सीजीपीएससी नहीं एमपीपीएससी में, तो सीजीपीएससी में भी पूछ सकता है। सत्र यहां कंप्लीट होता है। वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।